हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस पीवाईक्यू पीजीटी फिजिक्स, जिसका एक पार्ट चैनल पर अपलोड हो चुका है, उसको आप देख सकते हैं जाके। और उसी पेपर के 50 क्वेश्चन तो डिस्कस हो चुके थे और बाकी के बचे हुए 50 जो क्वेश्चन है, 50 जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट डिटेल्ड डिस्कशन होगा। यहाँ से तुम्हें काफ़ी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और ये भी पता चलेगा कि एग्जाम के अंदर किस तरीके से तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास पहला क्वेश्चन है, देखिए। लाइट फ्रॉम ए 520 नैनोमीटर मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन एयर इज इंसिडेंट ऑन रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ क्वार्ट्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1.56 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। द वेवलेंथ ऑफ लाइट डिफ्रैक्टेड विद इन द क्वार्ट्ज इज क्लोज टू। देखो, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी लैम्डा ये है, ठीक है। और ये तुम्हारे पास क्वार्टर्स की कोई रेक्टेंगुलर स्लैब है, ठीक है। तो जैसे ही इसके अंदर ही चली जाएगी लाइट तुम्हारी, ठीक है, तो तुम्हें पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू होता है वो क्या रहता है, मेरा सेम रहता है, ठीक है। और न्यू बराबर क्या होता है, वी अपॉन लेमडा कह सकता हूँ। एक्स बाहर साइड में क्या है, वी अपॉन 1 अपॉन लेमडा, और इंटरनल साइड में क्या हो जाएगा, वी टू अपॉन लेमडा टू। बट न्यू क्या रहेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। अब तुम्हें ये भी पता है जब ये लाइट तुम्हारी एयर से किस में चली जाएगी, ग्लास में चली जाएगी, तो जो वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब v2 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस रेशियो को सेम होने के लिए v2 अगर डिक्रीज हो रहा है तो लैम्डा 2 भी डिक्रीज होगा। और लैम्डा 2 किस तरीके से डिक्रीज होगा, v1 v2 क्या आता तुम्हारा, v1 बाय का म्यू। इसी तरीके से तुम्हारा लैम्डा 2 क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 बाय का म्यू, बाय म्यू। लैम्डा 1 तुम्हारा कितना है, 520 नैनोमीटर, और तुम्हारा म्यू कितना है, 1.56, ठीक है। 520 के अंदर जब 1.56 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 33 नैनोमीटर। तो तुम्हारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद हमारे पास क्या है। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज लोकेटेड 10 सेंटीमीटर लेफ्ट टू ए कॉनकेव लेंस। पहले कॉनकेव लेंस बनाओ एक, ठीक है, ये हो गया। इसके लेफ्ट के अंदर 10 सेंटीमीटर पे कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज लोकेटेड 10 सेंटीमीटर लेफ्ट टू ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस बनाया, इसके लेफ्ट के अंदर 10 सेंटीमीटर पे तुम्हारा एक कॉन्वेक्स आ गया, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15। ये डिस्टेंस कितनी होगी, 10। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 13 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ये था कॉनकेव, ये था कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के 30 सेंटीमीटर इस साइड में क्या है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये रहा, ठीक है। तो ये कितनी डिस्टेंस है, 30 सेंटीमीटर, ओके। द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द टू लेंसेज इज एट। फाइनल इमेज में बतानी है कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। तो सर इसके अंदर तुम्हारा जो लेंस फॉर्मूला है वो लगाओ, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। पहले इससे इमेज बनेगी, तो इससे इमेज देखो क्या हो, कहाँ बनेगी, 1/f। इसकी फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ है तुम्हारे पास 30, कितनी है, 15 इजिकल टू 1/v, हमें नहीं पता कहाँ बनेगा। u कहाँ है तुम्हारे, इसके लेफ्ट साइड में, कहाँ है, इसके लेफ्ट साइड में, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 30, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो v तुम्हारा क्या आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। v 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब तुम्हारी इमेज कहाँ बनेगी, इस जगह बनेगी। किस जगह बनेगी, इस जगह बनेगी, ठीक है। इसे 20 और इधर बनेगी, ठीक है। अब जो ये 20 इसके राइट में बन गई, 20 सेंटीमीटर राइट साइड में बन गई, ये इसके लिए किसका काम करेगी, अब बिंब का, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इससे अब कहाँ बनेगी, देखो 1/f इजिकल टू 1/v माइनस का 1/u। 1/f इसकी फोकल लेंथ कितनी है, माइनस का 10 इजिकल टू 1/v, हमें नहीं पता कहाँ बनेगा, 1/u। u क्या है, राइट साइड में, और कितने पे, 20 पे, 20 पे। तो इसको 1/v क्या आ गया, 1/20 माइनस का 1/10, या मैं कह दूँ कितना बच गया, माइनस का 1/20 v। v इजिकल टू कितना आ गया, माइनस का 20, माइनस का 20 मतलब इसके अंदर 10 तो इधर आ जाइए, ये काउंट कर लीजिए, और 10 और इधर आ जाइए। मतलब इस जगह तुम्हारा क्या बनेगी, फाइनल की इमेज बनेगी। तो कहाँ लिखोगे, 20 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ये वाला कॉन्वेक्स है, इसके लेफ्ट में 20 पे नहीं, इसके लेफ्ट में 10 पे, ये रहा 10 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। 10 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इसका आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर तुम्हारा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए सीरीज RL circuit is connected to AC source that produce 12 volt RMS at 400 रेडियन पर सेकेंड। R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कितना है, और 17.32 ओम, एंड L इज इक्वल टू इंडक्टेंस तुम्हारा कितना है, 0.025 हेनरी। द RMS करंट इन दिस सर्किट इज, RMS करंट क्या होती है तुम्हारी, बताओ।
वी आर एम एस बाय जेड। क्या होती है? वी आर एम एस बाय जेड। जेड तुम्हारा यहाँ पे क्या है? प्रतिबाधा की कितनी प्रतिबाधा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ओमेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, वी आर एम एस की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू ये रही तुम्हारे पास, ठीक है। एल की वैल्यू ये रही और आर की वैल्यू ये रही, ये सब पुट करोगे तो आर एम एस की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी? 0.60 एम्पियर, ठीक है। या तो ये ऑप्शन है तुम्हारे पास या ये ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद देखो, अब जो करंट आ गई तुम्हारे पास, अब एक चीज देखो, अगर कैपेसिटर होता, अगर क्या होता, कैपेसिटर होता तो करंट कहां रहती? आगे रहती। वोल्टेज कहां रहती? पीछे रहती। अब इसमें क्या है? इंडक्टेंस है। क्या है? इंडक्टेंस है। तो क्या रहेगा? वोल्टेज आगे रहेगी और करंट क्या रहेगी? पीछे रहेगी। तो इसमें क्या लिखोगे? लीड वोल्टेज नो लैग वोल्टेज बाय 30 डिग्री, कुछ भी एंगल दिया हुआ है वो वाला। अच्छा, अब ये एंगल कैसे निकलेगा? एंगल तुम्हारा आता है tan phi इजिकल टू जेड बाय आर। जेड बाय आर, जेड कितना है तुम्हारे पास? जेड बाय आर मतलब ये जेड, यहाँ पे जेड नहीं आता है ना, यहाँ पे ये तुम्हारा ओमेगा एल आता है। ओमेगा एल, ठीक है। ओमेगा एल, ओमेगा एल की वैल्यू पुट करो। ओमेगा कितना है तुम्हारा? 400। ओमेगा कितना है तुम्हारे पास? 400 इंटू एल। एल कितना है? इंडक्टेंस 0.025 डिवाइड बाय आर कितना है? इसको सोल्व करोगे तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये आएगा तुम्हारे पास 1/√3। इसका tan इनवर्स करोगे तो कितना आ जाएगा? 5, तुम्हारे पास 30 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। ए शीट ऑफ पोलराइड इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अनदर आइडेंटिकल शीट सो दैट देयर पोलराइजिंग एक्सेस मेक एन एंगल 30 डिग्री टू ईच अदर। Let I naught be the intensity of unpolarized light incident on one of the Polaroid and I the intensity of Polaroid light emerging from the second Polaroid, then the ratio of I by I naught, ठीक है। I क्या हो जाएगा तुम्हारा? I naught by 2 तो हो जाएगा पहले से गुजरने के बाद। एक्सिस एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो कितना आ गया? I naught by 2 cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है तुम्हारा √3/2। इसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 3 आई नॉट बाय 8। तो आई बाय आई नॉट चाहिए तुम्हें, तो ये कितना आ जाएगा? 3/8। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए कन्वर्जिंग लेंस विद टू कर्व्ड सरफेस हैज ए फ्रंट सरफेस विद रेडियस ऑफ। अभी सारी लेंस है, ठीक है, फैलाने वाला नहीं है, उसको सुगड़ने वाला है। मतलब कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस तुम्हारे पास है, ठीक है, विद रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसकी R1 कितनी है? R1 कितनी है? रेडियस 12 सेंटीमीटर। द बैक सरफेस हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 12। R2 कितना है? 24 सेंटीमीटर। इट इज मेड ऑफ मटेरियल विद डिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75। म्यू कितना है? 1.75। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज नियरली। इसकी तुम्हें फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो लेंस मेकर सूत्र निकाल लगा दो। क्या होता है? 1/f म्यू माइनस का 1, 1/r1 माइनस का 1/r2, ठीक है। 1/f तुम्हें फाइंड आउट करना है। म्यू की वैल्यू 1.75 माइनस का 1, 1/r1 इसकी वैल्यू कितनी है? पॉजिटिव वाली 1/12 माइनस R2 इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव वाली, तो माइनस, एक और माइनस आ जाएगा। R2 की वैल्यू कितनी थी? 24, ठीक है। इसको सोल्व करोगे, क्या करोगे? इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 इज इमर्स्ड इन वाटर। म्यू इज इक्वल टू 1.33 द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन वाटर, ठीक है। पहले की तुम्हें फोकल लेंथ दी गई है, ठीक है, 1/20 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस का R2। ये इस लेंस के लिए था, ठीक है। अब इसको जब वाटर में डाल दिया, ठीक है, तो सपोज दैट इसकी फोकल लेंथ f हो गई, तो यहाँ अब म्यू नहीं रहेगा। म्यू बाय मतलब सपोज दैट यहाँ पे एक म्यू 2 था, तो ये कितना आ जाएगा? अब म्यू 2 बाय का म्यू 1 कि वाटर के अंदर ये कितना इसका वो है, और कंपैरेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको तुम बोलोगे, ठीक है, माइनस का 1, 1/r1 माइनस का 1/r2, ये सेम ही रहते हैं, ठीक है। अब इससे तुम्हें f फाइंड आउट करना है। म्यू 2 की वैल्यू तुम्हारे पास ये रही, म्यू 1 की वैल्यू 1.33 ये रही। अब इनसे फाइंड आउट कर सकते हो, इसको लिखोगे दोबारा तो म्यू 2 की वैल्यू क्या है? 1.5 माइनस का 1, 1/r1 माइनस 1/r2, यहाँ हो जाएगा ये 1.5 बाय 1.33 माइनस का 1, 1/r1 माइनस का 1/r2, ठीक है।
अब देखो अगर तुम इनका रेशियो ले लो, इनका क्या कर लो, रेशियो ले लो, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये डिजिट है, ये भी डिजिट है, इसको सोल्व करोगे, रेशियो लेके सोल्व करोगे, तुम्हारे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी। क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, वो तुम्हारे पास कितनी आएगी, 78 के अप्रोक्स आ जाएगी। ठीक है, इसके 78 के अप्रोक्स आ जाएगी, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा आर इंसिडेंट इन फेज on the two slit. They travel to a point of screen O to produce a second minima of the interference pattern. Second minima मतलब d sin theta is equal to होता है तुम्हारा 1 plus n plus 1 by 2 lambda. Second minima मतलब n is equal to 0 पे फर्स्ट मिनिमा, n is equal to 1 पे सेकंड मिनिमा, तो कितना आ जाएगा 3 by 2 lambda d cos theta. d cos theta यहाँ पे क्या है, पाथ डिफरेंस। ठीक है, इन्होंने पूछा क्या, द डिफरेंस इन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, जो दो पॉइंट यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेंगे उसी को तो कहते हैं पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पे तुम्हारा पाथ डिफरेंस कितना आ गया, 3 by 2 लैम्डा, तो कितना आ गया 3 लैम्डा by 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 mm एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे इफ द, मतलब कैपिटल डी की वैल्यू तुम्हारी 1.4 मीटर और स्मॉल डी की वैल्यू तुम्हारे पास 0.28 मिलीमीटर। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज 600 नैनोमीटर, तुम्हारे पास वेवलेंथ कितनी है 600 नैनोमीटर है। द फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ बतानी है, फ्रिंज विड्थ कितनी होती है बीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है लैम्डा कैपिटल वाला डी अपॉन स्मॉल वाला डी, लैम्डा की वैल्यू क्या है 600 नैनोमीटर, 10 टू पावर -9 कैपिटल का डी 1.4 डिवाइड बाय स्मॉल डी 0.28 मिलीमीटर। इसको सॉल्व करना तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर तुम्हारा क्या आएगा 2 मिलीमीटर, कितना आ जाएगा 2 मिलीमीटर। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम इज दिस, इतनी है। ठीक है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन दैट इज इमिटेड एज ए हाइड्रोजन एटम मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 3 में जा रहा है। ठीक है, तो पहली तो En कितनी होती है, हाइड्रोजन एटम के अंदर एनर्जी कितनी होती है, ये होती है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी इतनी होती है। अच्छा, तो इसका निकालो तुम पहले, तो फिफ्थ स्टेट की निकालो, कितना आ जाएगा -13.6 बाय 5 का स्क्वायर, इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। E3 का निकालो, कितना आ गया -13.6 बाय 3 रखोगे यहाँ पे n सुके रहिए, तो क्या हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या कर रहा है वो 5 से 2 में आ रहा है। ठीक है, तो डेल E कितना हो गया 5 माइनस का 2, 5 वाला लिखो माइनस का 2, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा 13.6 बाय का 9, ये आ गया। पूछा क्या इसने, फोटोन की ऊर्जा क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ये है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा डेल ई, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, 13.6 और 9 प्लस -13.6 बाय 25, इसको सोल्व करोगे तुम्हारे पास एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, देख लेना इसमें से तुम्हारे पास क्या आंसर आता है। ठीक है, कैलकुलेशन में सोल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मीन रेडियस फॉर द न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 1 इज 1.2 फर्मी, मतलब आर नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है 1.2 फर्मी, जहां पे एवरेज रेडियस तुम्हारा आर क्या होता है आर नॉट a टू पावर 1/3, ये रिलेशन होता है। द मास नंबर ऑफ एन आइसोटोप विद द न्यूक्लियस ऑफ मीन रेडियस 7.2 फर्मी इज, मास नंबर निकालना है, रेडियस दी 7.2 फर्मी, ये भी फर्मी है ये भी फर्मी है, तो यूनिट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, आर नॉट की वैल्यू 1.2, यहाँ पे कितना है a टू पावर 1/3, इसको कैंसिल करोगे आएगा 6, इसको कैंसिल करोगे आएगा 6। अब 6 की क्यूब करो, 1/3 है ना, दोनों साइड क्यूब कर दी, 6 6 6 ए आ गया। ठीक है, 6 6 36, 36 इंटू 6, 6 6 36 का 6 आंसर 3, 6 18 3 21, ए कितना आ गया 216, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए फोटोन हैज वेवलेंथ ऑफ 3 नैनोमीटर, इट्स मोमेंटम ई, पी बराबर क्या होता है h बाय लैम्डा, तुम्हें क्या चाहिए लैम्डा, तो क्या आ जाए h बाय पी। h की वैल्यू कितनी है 6.62 इंटू 10 टू पावर -13.4, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू तुम्हें गिवन है। ठीक है, p की वैल्यू निकालनी है, p यहाँ से कितना आ जाएगा, h की वैल्यू पुट कर दो, कर दी, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो 3 नैनोमीटर, 3 इंटू 10 टू पावर -9, इसको सोल्व करो कितना आ जाएगा 9 का 25, ये कितना आएगा 2.2 ऐसा कुछ, तो ये आंसर कितना आ गया, ये वाला आ गया बी। नेक्स्ट देखो, ए फोटो कैथोड हैज ए वर्क फंक्शन ऑफ, इतना वर्क फंक्शन है, इट इज इल्यूमिनेटेड, मतलब इस पे लाइट डाली गई विद मोनोक्रोमेटिक
रेडिएशन whose photon energy is 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस पे एच न्यू डाल दी तो तुम्हें क्या मिलेगा, वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ऐसा कुछ मिलता है ना। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछिए, निकाल दो कि मैक्सिमम कितना आ जाएगा। एच न्यू मतलब एनर्जी कितनी डाली माइनस का फाई नोट, वर्क फंक्शन कितना था। एच न्यू कितना है, एच न्यू कितना है मतलब एनर्जी कितनी इंसिडेंट की थी 3.9 एच इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का फाई नोट, वर्क फंक्शन कितना था इतना, सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के मैक्सिमम आ गई 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। इन्हें जूल में चाहिए, कन्वर्ट कर दो जूल को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में। 1.6 × 10⁻⁻19 तो कितना आ गया 15 225, तो 2.5 के अप्रोक्स आएगा और ये रहेगा 10⁻⁻19। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइट विद इंटेंसिटी ऑफ 21 वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी क्या है 21 वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट सोल्व करते टाइम। fall on a perfectly reflecting surface at normal incidence if the surface has an area of 20 centimeter square, the force due to this radiation on the surface। देखो प्रेशर क्या होता है जब कंप्लीट या परफेक्टली क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, 2I/c होता है। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए फोर्स, तुम्हें क्या चाहिए फोर्स, तो वो क्या होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे तुम्हारे पास फोर्स कितना आ जाएगा 2I/c इनटू का एरिया, 2 इनटू इंटेंसिटी कितनी है 21 वाट बाय सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में तो कैंसिल हो जाएगी यूनिट बाय सी, 10 इंटू 3 इंटू 10⁸। इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो तुम्हारा आंसर आएगा वो है 2.8 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज। लाइमन में क्या होता है, देखो लाइमन में n इजिकल टू 1 में है। ठीक है, n इजिकल टू 1 में आना है पार्टिकल को। ठीक है, और जाना n इजिकल टू 1 में आएगा, कहां से कहां से, देखो क्या बोला है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, या मैं कह दूं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम कहां होगा n इजिकल टू 1 से, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एनर्जी कहां होगी n इजिकल टू इनफाइनाइट पे, मतलब इससे उसको बाहर ही निकाल देना है। तो माइनस का 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है इसके अंदर एनर्जी, इसको इतनी एनर्जी दे दो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो इसके लिए क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है, 13.6 की करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकाल लो। E इजिकल टू hc/λ या लैम्डा इजिकल टू hc/e, ये किस में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तुम्हारे पास। तो h की वैल्यू पुट कर दो, प्लांक कांस्टेंट, c की वैल्यू पुट कर दो, वेलोसिटी ऑफ लाइट, E जो क्या बोलोगे एनर्जी कितनी थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो चेंज कर दो जूल के अंदर, ये पुट कर दिया। इसको सोल्व कर लेना, इसको क्या कर लेना सोल्व कर लेना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर जो तुम्हारा होगा वो कितना होगा 91 नैनोमीटर, कितना 91 नैनोमीटर, 91 नैनोमीटर मतलब 91 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए न्यूक्लियस विद द मास नंबर ए एंड द एटॉमिक नंबर जेड अंडरगोज बीटा डीके, बीटा डीके में जा रहा है। तुम्हें जब बीटा डीके बोला जाए तुम्हें समझना है माइनस बीटा, कौन सा बीटा माइनस डीके, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलता है एक साथ। द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर रिस्पेक्टिवली ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस आर, क्या होगा बताओ, ए था ये जेड था, चेंज हो गया, अब इसके अंदर से नेगेटिव निकल गया, चार्ज कन्वर्सन होने के लिए इसके अंदर पॉजिटिव बढ़ जाएगा, Z+1 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलने से मास में कोई हानि होती है नहीं, तो कितना हो गया, डॉटर के लिए बात करो तो ए और Z+1 कितना है, ए और Z+1, बी आ गया इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन इज 3.82 डेज, टी हाफ कितना है 3.82 डेज। ठीक है, हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द 75% ऑफ ए सैंपल ऑफ रेडॉन टू डीके, 75% डीके हो गया तो बच गया कितना 25%, तो लगाओ तुम्हारे पास n इजिकल टू n नोट e टू पावर माइनस का लैम्डा टी। ठीक है, और तो n कितना बच गया 25%, 25% मतलब 25/100, n नोट 25% किसका बच गया n नोट का, यहाँ पे n नोट था e टू पावर माइनस का लैम्डा, लैम्डा क्या है तुम्हारे पास डीके कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 0.693, या फिर कह दो ln2/t ऑफ की वैल्यू 3.82 इंटू टी रहा। ठीक है, इसको सोल्व करो, अब सोल्व कैसे करना है ln लेके। ठीक है, इसका ln लो, कितना आ जाएगा, टेक ln बोथ साइड, ln 25 माइनस ln 100 इजिकल टू माइनस ln 2 डिवाइड बाय 3.82 इंटू टी। ठीक है, या मैं इसको क्या कह दूं ln 100 माइनस का 25, और ln की प्रॉपर्टी क्या होती है ln 100 बाय का 25 आ जाएगा माइनस में, तो ये कितना बच गया यहाँ पे काटोगे तो 4, यहाँ पे कितना है
ln2 बाय 3.82 इंटू टी। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, या मैं करवा देता हूँ। ln4 को क्या लिखोगे, ln 2ln, क्योंकि 4 को लिखोगे 2 की पावर 2 आ जाएगा आगे, तो 2ln2 इज इक्वल टू ln2 3.82 इंटू टी। तो यहाँ से टी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये सही कैंसिल हो जाएगा, 3.82 इंटू 2 कितना हो जाएगा 7.64 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द गेट, कि ये कौन सा गेट है, ए और ए है तो 0 है, 0 और 1 है तो 0 है, 1 और 0 है तो 0 है, और 1 और 1 है तो 1। कब पॉसिबल है, y इक्वल टू क्या हो तुम्हारा, ये एंड गेट हो, क्या हो, एंड गेट हो, मतलब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया 0, मल्टीप्लाई किया 0, मल्टीप्लाई किया 0, मल्टीप्लाई किया 1, बस, तो क्या आ जाएगा एंड गेट। ऑप्शन नंबर सी। राधा यूज ए simple pendulum to determine the value of the oscillation due to gravity in her physics laboratory. The percentage error in the measurement in length and the time period of the pendulum are 1% and 2% respectively. उसके लेंथ में और टाइम पीरियड में एरर कितनी है, 1% और 2% रिस्पेक्टिवली। द परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ जी डिटरमाइंड बाय हर, बताओ कितना आ जाएगा, ठीक है, जी चाहिए तो पहले जी का फॉर्मूला बनाओ, के इज इक्वल टू होता है एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, या ओमेगा इज इक्वल टू होता है के बाय एम का रूट, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू रूट के बाय एम। इसको उसमें चेंज करो जी और एल वाले में, तो यहाँ पे के है तो यहाँ पे आ जाएगा एल, यहाँ पे आ जाएगा जी, ठीक है, या मैं कह सकता हूँ टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, ठीक है, या इसका तुम्हें चाहिए, अब जी चाहिए ना, जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, या फिर जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी, एल बाई टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें तुम्हें क्या चाहिए, जी में एरर चाहिए, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ऐसा कुछ रिलेशन हो गया, कांस्टेंट को छोड़ सकते हो, एल बाई टी स्क्वायर, तो एल एल ले लो, एल एल लेके डेरिवेटिव करोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, डेल जी बाय जी इज इक्वल टू डेल एल बाय एल प्लस 2 डेल टी बाई टी। ये ध्यान रखना, एरर निकालते टाइम इसके अंदर माइनस नहीं आएगा, ठीक है, बीच में माइनस नहीं आएगा। अब डेल जी बाई डेल जी चाहिए कि जी में एरर कितना है, डेल एल बाई एल कितना था 1% प्लस 2 इंटू डेल टी बाई डेल टी डी टी बाई डी कितना था 2%, तो कितना हो गया 2 2 4 प्लस 1, तो जी में कितना एरर हो जाएगा 5%। याद रहे फॉर्मूला बनाना है, पहले फॉर्मूला लेके आना है कि कंप्लीट जी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्टली इधर जी होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है, उसके बाद एल एन लेके एरर निकाल देंगे। उसके बाद देखो, ए मेटल बॉल ऑफ रेडियस ए फॉल्स थ्रू ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड विस्कोसिटी नीटा, द डेंसिटी ऑफ मेटल इज रो एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। 4 स्टूडेंट्स राइट द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन डायमेंशनल ग्राउंड्स, व्हिच फॉर्मूला इज करेक्ट, ठीक है। पहली बात तो तुम्हें फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड पढ़ा होगा, उसके अंदर ऐसा होता है तुम्हारा कुछ, देखो कि एक बॉल है, ठीक है, कोई धातु की गेंद है, उसका घनत्व रो है, ये नीचे जा रही है, ठीक है, ये नीचे जा रही है, रो घनत्व वाली बॉल नीचे जा रही है, वो जो तुम्हारा रो नहीं तुम्हारी यहाँ रो घनत्व वाली बॉल नीचे जा रही है, सिग्मा घनत्व है वाटर का, वो इसको ऊपर की तरफ फेंकेगा, बियॉन्ड फोर्स लगेगा, उत्प्लावन बल लगेगा, और एक ऊपर की ओर तुम्हारा लगेगा श्यान बल, ठीक है, श्यान बल, रेजिस्टिव फोर्स जिसको तुम बोलते हो, वो वाला फोर्स लगेगा। तो ऊपर 2 लग रहे हैं, नीचे की तरफ 1 लग रहा है, ऊपर की तरफ 2 लग रहा है, ठीक है, तो बनाओ 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम, इसको रो से कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है, एम आ गया इंटू जी, ठीक है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ कितने लग रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी प्लस श्यान बल कितना होता है 6 पाई नीटा आर वी, ठीक है, आर मतलब इसकी रेडियस जो तुम्हारी आर है। अब इसको सोल्व करना और इससे ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है निकालना, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, कितनी आ जाएगी, ठीक है, डी वाली, इधर से कितना कट जाएगा, क्यूब कट जाएगा ना, तो ये स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो जाएगा रो माइनस रो, ये रो है, ये रो है, ये तुम्हारा सिग्मा है, ठीक है, तो ये रो माइनस सिग्मा आ जाएगा, ओके, निकाल लेना इसके अंदर, सी बी ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड टू बी 3.64 into 10 to the power 4 kg, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अंदर जो ये पावर वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3, तो आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी, लेट d3 and d5 बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग 3rd and 5th सेकंड। देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है n के, n स्क्वायर के, इसके n स्क्वायर के, कि n सेकंड के अंदर कितनी
n सेकंड तक कितनी डिस्प्लेसमेंट उसने कवर कर ली, ठीक है, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक। पर हमें चाहिए उस सेकंड के अंदर कितनी डिस्प्लेसमेंट या कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो वो कितनी हो जाएगी, डेल डी की बात करूं तो वो कितनी हो जाएगी, यहां तक कितनी कर ली इस सेकंड तक, माइनस इसके पहले वाले सेकंड में कितनी की, ठीक है, वो प्रोपोर्शनलिटी में घट जाएगा। तो इसको करो, कितना आएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1, माइनस का 2n आएगा, वो कितना हो जाएगा प्लस का 2n, इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 2n माइनस का 1। तो तुम्हारे पास n सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस कितनी होगी 2n माइनस का 1। तुम्हें क्या चाहिए 3 और 5 वाला, तो d3 बाई d5 इजिकल टू कितना आ गया d3 बताओ, 2 इंटू n की वैल्यू 3 पुट करो, n की वैल्यू 5 पुट करो, कितना आ जाएगा, 6 में से गए 5, यहाँ पे 9, कितना आ जाएगा 5/9। दो रेलगाड़ियां ए एंड बी जिसमें प्रत्येक की लंबाई कितनी है 200 मीटर है, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 72 किलोमीटर पर आवर की एक समान गति से गतिमान है तथा रेलगाड़ी बी से आगे है, ए जो है वो बी से क्या है आगे, ठीक है। बी का ड्राइवर ए से आगे निकलने का निश्चय करता है, बी का ड्राइवर सोचता है मैं जाऊंगा आगे, ठीक है, अपनी रेलगाड़ी को 1 मीटर पर सेकंड से त्वरित करता है, इसका एक्सीलरेशन कितना है 1। यदि 40 सेकंड के पश्चात रेलगाड़ी बी का रेलगाड़ी बी का गार्ड पीछे होता है वो, ठीक है, रेलगाड़ी ए के ड्राइवर के ठीक पास से गुजरता है, मतलब ये वाला चीज यहां कवर हो जाती है, ठीक है। पास से गुजरता, तो ए और बीच के मूल दूरी कितनी थी, मान लीजिए डिस्टेंस कितनी थी डी थी, कितनी थी डी थी। तो पहले तो ये देखो 40 सेकंड के अंदर ये जो बी है ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ऐसे इक्वल टू कितने आएगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी कितना था, यू मतलब स्टार्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी थी 72, इसको चेंज करो किलोमीटर बटा 100 को 5/18 आ जाएगा मीटर पर सेकंड में करोगे तो, इनटू टाइम कितना है 40 सेकंड प्लस 1/2, ए कितना है एक्सीलरेशन 1 है, टी कितना है 40 इंटू 40, करो सोल्व, कितना आ जाएगा, इसको करोगे 4 5 20, 4 5 20 इंटू 40 बाई का 2 कितना आ गया 10, 10 सौ के 400 400 नहीं 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 देखो इसको काटोगे 4 4 5 20, 20 सौ के 80, तो 800 तो यहाँ से आ गया प्लस आपका, इसे काटोगे 20, 800 यहाँ से आ गया, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 1600 कवर करेगा, ठीक है, और 1600 कवर करेगा उतने टाइम के अंदर इसने कितनी कवर की है 1600 ये कवर करेगा, ठीक है, 1600 तुम्हारे बी ने कवर कर ली, उतने टाइम के अंदर ए कितना आगे भाग जाएगा 40 सेकंड के अंदर, वो भी तो भाग रहा है 72 इंटू 5/18 इतनी स्पीड से, 4 5 20, 800 वो आगे भाग गया, ठीक है, 800 वो आगे भागा, उसको इसने कवर किया बेचारे ने, ठीक है, फिर 800 उसको कवर किया, ठीक है, कुछ इनके इसके बीच की डिस्टेंस को कवर किया, तब जाके जो 1600 कवर किया, तो 1600 टोटल भागा, उसमें से 800 इनके 800 इतनी वो भाग गया था, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी इसने कितने कवर किया 800, कितनी 800, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई मोटर बोट उत्तर दिशा में 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, ठीक है, वाई डायरेक्शन है ये, जे कैप कर दो, क्या कर दो जे कैप कर दो, कि वेग से गतिमान है तथा उस क्षेत्र में जल धारा का वेग 5 मीटर पर सेकंड पूर्व से दक्षिण की ओर 30 डिग्री पे है, पूर्व कहाँ है तुम्हारा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है, इस साइड के अंदर 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है, इंग्लिश में देख लो, ए मोटर बोट इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 10 मीटर पर सेकंड, इसके अंदर जा रही है तुम्हारी मोटर बोट 10 मीटर पर सेकंड से, एंड द वाटर करंट इन द रीजन इज 5 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ 30 मीटर साउथ ऑफ ईस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट से साउथ की तरफ 30 डिग्री पे, कितनी है पानी की डायरेक्शन 5 मीटर पर सेकंड है। तुम्हें बताना है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द मोटर बोट, अब रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, एक चीज इधर भाग रही है इतने से, एक कुछ इसको इधर ले जाने की ट्राई कर रही है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाओ, r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा मतलब इनके बीच में एंगल कितना है 90 प्लस का 30 120, तो पुट कर दोगे, ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 2ab 2 इंटू 10 इंटू 5 cos थीटा मतलब cos 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस साइन 30, कितनी माइनस साइन 30, cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, वो पुट करोगे आंसर निकालोगे, ठीक है, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 8.7 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसको सोल्व कर लेना कैलकुलेशन। नेक्स्ट देखो, राकेश रन्स एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक विद ए
सेंटीमीटर एसिलेशन ऑफ 4, ए तुम्हारे पास क्या है 4 है, वी तुम्हारे पास क्या है 10 है, टाइम पीरियड बताना है, टी बताना है, ठीक है। पहली बात तो एम वी स्क्वायर बाई आर इजिकल टू एम में पुट करो तो एम से एम गया, वी तुम्हारे पास है तो इससे आर आ जाएगा, वी तुम्हारे पास है ए का डिवाइड कर दो 4, आर कितना आ गया एम वी स्क्वायर बाई आर 25 आ गया, आर कितना आ गया 25 आ गया। अब क्या चाहिए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई आर बाई का वी, 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है 25 बाई का वी कितना है 10 है, 10 है। इसको सॉल्व कर लो सोल्व, इससे काटो कितना है 5, 5 से इसको काटो 5, इसको 3.15 माने तो 15 5 75 और 3 5 15, 15.75 आ गया सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉल ऑफ मास 0.16 किलोमीटर केजी स्ट्राइक ए रिजिड बॉल विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको पहले तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो 18 इंटू 5/18, ठीक है 5/18, 18 से 18 गए तो कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इज रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन स्पीड, बिना चेंज किए रिफ्लेक्ट, बिना चेंज किए अब क्या चलेगी आगे चलेगी, एस ऑन फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड द बॉल टू द बॉल बाय द बॉल, देखो कितना होगा, अब इसके कंपोनेंट देखो, ये वाला इस वेलोसिटी से आ रही है 18 किलोमीटर पर सेकंड या फिर 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है, ठीक है। तो इसका दो कंपोनेंट हो गया ना, एक तो ये वाला कंपोनेंट होगा ऐसे वाला, एक ये वाला होगा, ये आके तो सीधा चला जाएगा, तो इस कंपोनेंट की वजह से कोई फोर्स मोमेंटम चेंज कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर देखो इसकी वजह से क्या होगा, ये ऐसे आएगा और ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट ये वाला ऐसे ऐसे ही गया है, ये वाला इधर जाएगा, तो ये आया कैसे था ऐसे था, तो तुम्हारा मोमेंटम चेंज कितना हो जाता है इसके अंदर 2 mv से आया था माइनस mv से चला गया, तो 2 mv तुम्हारा इसके अंदर मोमेंटम चेंज होता है, मोमेंटम एफ इजिकल टू क्या होता है dp बाई dt। अब एक तुम्हारा क्या होता है एफ dt, या कह दो डी ऑफ पी, निकालो डी ऑफ पी कितना है 2 mv। अच्छा अब इसमें v इस साइड से होता है ना, इस साइड से ये आया था 5, ये है 60, तो v कितना हो गया v cos थीटा, v कितना हो गया तुम्हारा v cos थीटा, v है तुम्हारा 5 cos थीटा 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये कितना हो गया 2.5, 2 इंटू वी की वैल्यू 2.5, m की वैल्यू 0.16, m की वैल्यू 0.16, सोल्व करो इसको कितना हो जाएगा 0.8, कितना हो जाएगा 0.8, 2.5 इंटू 2 5, 16 का आधा 0.8, तो आंसर कितना आ गया 0.8, बी ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a block of mass m1 is in contact with another block of mass m2 on a frictionless table as shown in the figure, on application of a force of magnitude f on the system of two blocks remaining in the contact moves the magnitude of the force exerted by the block of mass m2 on the block of m1। देखो ये तुम्हारा m1 है और ये तुम्हारा m2 है, इस पे फोर्स लग रहा है तुम्हारा m, ठीक है। अब m2 नीचे की तरफ ग्रेविटेशन की वजह से जी जा रहा होगा, ये आगे भाग रहा है a से, ये आगे भाग रहा है a से, ठीक है। ऊपर को नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, इन कंपोनेंट की हमें बात ही नहीं करनी, ठीक है, हमें इसका संतुलन देखना है। अगर और हम क्या देख रहे हैं, ये इस पे ए से भाग रहा है इधर, ठीक है, तो ये इस पे कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। ये इस पे कितना भाग रहा है इधर ए से, ए वेलोसिटी ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। तो m2 के ऊपर टोटल फोर्स कितना है तुम्हारा, ठीक है, m1 प्लस m2 दोनों ऐड होकर चल रहे हैं, ठीक है, एक्सीलरेशन है a, तो f तुम्हारा कितना है टोटल m1 प्लस का m2 इंटू का a, m1 प्लस m2 इंटू का a। अब m2 पे तुम्हारा इधर a लग रहा है, ठीक है, और जो m1 है तुम्हारा, तो ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम से देखो तो m2 इंटू a इतना फोर्स लगाएगा ये इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर f1 के ऊपर, ताकि ये अलग ना हो, ठीक है। तो f1 तुम्हारा कितना आ गया m2 इंटू का a की वैल्यू देख दो, इससे क्या आ जाएगा m2 इधर कितना आ जाएगा a की वैल्यू f बाय m1 प्लस m2, तुम्हारे पास आंसर कितना आ गया बी आंसर आ गया, ठीक है। ये इस पे इधर ए फोर्स लग रहा था, ए एक्सीलरेशन से जा रहा था, ठीक है, ये भी इधर ए से जा रहा है कंप्लीट, इस पे दोनों का लग रहा है, इस पे आधे का लग रहा है, ये दोनों चलते रहे, ये भी एक्सीलरेशन से जाए, इस पे फोर्स कम होगा,
ठीक है, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग बैलेंस अटैच्ड टू द सीलिंग ऑफ ए लिफ्ट, द रीडिंग ऑफ द बैलेंस इज 75 न्यूटन। ठीक है, 75 न्यूटन तुम्हारे पास mg की वैल्यू है। ठीक है, पहले when the lift starts moving upward with an initial speed of this while decelerating at the radius of कितना, the reading of the balance, अगर तुम्हारी लिफ्ट क्या जा रही है, ऊपर जा रही है, तो वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वेट बढ़ेगा मतलब जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा, जी प्लस का जी बाई 5 कितना कह दूँ, 10 प्लस का 2 मतलब का 12 आ गया, इंटू इसका वेट निकालो, एम निकालो, 10/75/10 आ जाएगा एम की वैल्यू पुट कर दो, कितना आ गया, मल्टीप्लाई करोगे 7.5, 12×7 = 84 और 6 90, तो आंसर क्या आ गया, डी। इसके बाद तुम्हारे पास ए मास m इज हैंगिंग फ्रॉम द 3 स्ट्रिंग्स एज शोन इन द फिगर, द सिस्टम इज एट रेस्ट, द रेशियो ऑफ द टेंशन T2/T1। ठीक है, T1 इधर लग रहा है, T1 इधर लग रहा है, तो T1 का ओरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो गया, T1 cos 30, T2 इधर लग रहा है, तो ये वाला ओरिजेंटल कितना हो गया, T2 cos 60। वर्टिकल इधर आएगा, वर्टिकल इधर आएगा, वर्टिकल जो आएंगे वो इसको बैलेंस कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कराएंगे, तो एक दूसरे को बैलेंस करा लो। cos 30 = T2 cos 60 cos, और ये एंगल 30 है तो ये वाला 30, शीर्ष अभिमुख कोण ये 60 है तो ये भी 60। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए, T2/T1 चाहिए, T2/T1 कितना आ जाएगा, cos 30/cos 60, cos वाले हैं। ठीक है, cos 30 की वैल्यू 1/√3/2 और cos 60 की 1/2, 2 के आंसर क्या आ गया, √3, आंसर √3 आ गया, बी ऑप्शन आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, ए ब्लॉक P ऑफ वेट 60 न्यूटन, ये 60 न्यूटन का वेट है, लाइंग ऑन ए सरफेस, इट इज कनेक्टेड टू ए ब्लॉक Q ऑफ वेट 30 न्यूटन by a cord passing over a frictionless massless pulley as shown in the figure. If the coefficient of the static friction between P and the surface is 0.2, the minimum weight of block S that must be placed on P to keep it from sliding. देखो P का वेट कितना है, 60 है, इसके ऊपर S और रख दिया, तो अब वेट कितना हो जाएगा, 60 प्लस के अंदर तुम्हारा P का वेट, अगर S का वेट कितना होता, अगर x होता, कितना होता, x होता, तो इसका टोटल वेट इस पे कितना होता, 10 × x, इतना वेट टोटल हो गया इस पे। ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू ए ब्लॉक Q ऑफ वेट 30 न्यूटन, अब Q इसको कितने वेट से खींच रहा है, 30 न्यूटन से खींच रहा है। ठीक है, और इसका फ्रिक्शन कितना है, कि इसका जो वेट है, अगर इस पर वेट नीचे की तरफ है, ठीक है, इतना 60 प्लस का 10x, तो इसका नॉर्मल फोर्स कितना होगा, ऊपर की तरफ इतना ही होगा, 60 प्लस का 10x, और ये 60 प्लस 10x इधर है, तो ऊपर है, नॉर्मल फोर्स है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, क्योंकि इसको इधर खींचा जा रहा है, इधर लगेगा, कितना होगा फ्रिक्शन, 0.2 × 60 प्लस 10x, ये क्या हो गया, ये नॉर्मल फोर्स हो गया, ये नॉर्मल फोर्स हो गया, ये टोटल क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स जो होता ना वो हो गया। ठीक है, अब ये बाहर ना जाए, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो फ्रिक्शन फोर्स की, इसके इक्वल हो जाए, इनको इक्वल कर दो, सोल्व कर दो, इनको करो सोल्व, 0.2 ऑफ 60 क्या होगा, 12 प्लस इसमें कितना हो जाएगा, 2x = 30, तो 2x = कितना हो गया, 2x = तुम्हारे पास ये हो गया, यहाँ पे f था, वेट था, वेट ऑफ 60 न्यूटन। ठीक है, और इसका हो गया 10x, द मिनिमम वेट पूछा ना मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2x = कितना आ गया, 30 माइनस का 12, तो 2x = कितना आ गया, 18, या x = कितना आ गया, 9, x = 9 आ गया, x क्या था, इसका मास था, तो वेट कितना हो जाएगा, 10x, तो कितना हो गया, 90 × का 10 कितना आ गया, 90। ठीक है, वेट mg से होता है ना। 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स ऑफ P और B, A, B, C, each of mass m connected by light string lie on a frictionless horizontal plane as shown in figure. A force F vector applied on C pulls the system. ये इसको इधर F vector से खींच रहा है। ठीक है, the force with which block C pulls B, C कितने फोर्स से B को खींच रहा है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले
सी को जब खींच रहा होगा तो पीछे की तरफ टेंशन लग रहा होगा T2। अब बी जब इसको खींच रहा होगा, ठीक है, अब जब इसको और आगे खींचा जा रहा होगा तो T1 लग रहा होगा पीछे की तरफ, ठीक है। तो तुम्हारे पास सबसे पहले देखो इस इधर फोर्स F लग रहा है, ठीक है, और सारे क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन A से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो F इधर लग रहा है माइनस का T2, ये मिला के काम मूव करा, इसका मूव करा रहे हैं C को MA से, ठीक है। T2 इधर लग रहा है, T1 भी इधर लग रहा है, ठीक है। तो T2 माइनस का T1 ये करके ज्यादा टेंशन कौन सा होगा, ज्यादा टेंशन कौन सा होगा, B वाला ही होगा, ठीक है। जैसे B को खींच रहे होंगे T2 माइनस T1 कितना होगा, ये भी B को मूव करा रहा है MA होगा, ठीक है। और जो A मूव कर रहा है वो तुम्हारा किसकी वजह से होगा, सिर्फ T1 की वजह से ही होगा, वहां पे MA हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों को जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, F इजिकल टू 3 MA, ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए यहाँ से, F इजिकल टू 3 MA, टोटल फोर्स तुम्हारा कितना है 3 MA है, ठीक है। सी बी को कितने से खींच रहा होगा, सी बी को कितने से खींच रहा होगा, सी बी को उतने से खींच रहा होगा जितने से पीछे दो पड़े हैं, ठीक है। या मैं कह दूं T2 की वैल्यू के इक्वल से खींच रहा होगा, तो T2 की वैल्यू निकालो, F माइनस का MA इजिकल टू T2, F की वैल्यू कितनी आई 3 MA माइनस का MA इजिकल टू T2, या T2 इजिकल टू 2 MA, ठीक है। और MA की वैल्यू क्या थी F/3 थी, MA की वैल्यू क्या थी F/3 थी, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई 2F/3, ठीक है। तो तुम्हारा जो C है वो B को कितने फोर्स से खींच रहा होगा 2F/3 से खींच रहा होगा, ठीक है। ये तुम ऐसे भी सोच सकते हो, सिंपल देखो तो ये इसको खींच रहा है तो एक ब्लॉक खींच रहा है, इसको खींच रहा है तो दो ब्लॉक खींच रहा है, इसको खींच रहा है तो तीन ब्लॉक खींच रहा है, तो तीनों को खींचेगा तो इतने से खींचेगा, ठीक है, दो को खींचेगा तो इतने से खींचेगा। जब सी बी को खींच रहा है तो दोनों को खींच रहा है, तो 2 MA से खींच रहा है, ठीक है। और F इजिकल टू कितना है 3 MA, ठीक है। तो तुम्हारे पास कितना आ गया, यहाँ से तुम ए की वैल्यू पुट कर सकते, एम की वैल्यू पुट कर सकते हो, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ से MA की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो F/3 आ जाएगा, तो यहाँ पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 2F/3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ए पार्टिकल मूव्स 4m along 4 मीटर along z डायरेक्शन while being acted upon a force of F वेक्टर इतना है, ठीक है। क्या निकालना है, द वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल, वर्क डन कितना आता है, इंटीग्रेशन ऑफ F वेक्टर डॉट dl वेक्टर या फिर F डॉट d वेक्टर, इस तरीके से लिखते हो, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करना है इसका और इसका, ये z डायरेक्शन में, तो पहले तो F वेक्टर लिखो, कितना है माइनस का i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप डॉट डी वेक्टर किधर है 4k कैप, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में ये वाला ही बचेगा, सिर्फ ये तो जीरो हो जाएंगे, तो 4 चुके 16, आंसर कितना आ गया तुम्हारा 16 जूल, सी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए ब्लॉक ऑफ वेट 4 न्यूटन इज पुश्ड अगेंस्ट ए वॉल बाय ए फोर्स ऑफ 11 न्यूटन एज shown in the figure. The block does not move. The coefficient of static friction between the wall and the block is 0.5. In unit vector notation, the force exerted by the wall on the block is, F तुम इधर लगा रहे हो, ठीक है, कितने न्यूटन का 4 न्यूटन का, ठीक है। ए ब्लॉक ऑफ वेट 4 न्यूटन नहीं, इसका वेट 4 न्यूटन है, मतलब इस पे नीचे लग रहा होगा 4 न्यूटन, और हम कितने का लगा रहे हैं 11 न्यूटन का, 11 न्यूटन का, ठीक है। दिस ब्लॉक डज नॉट मूव, ये ब्लॉक मूव नहीं करता है, मूव नहीं करता है मतलब इस पे इधर स्टैटिक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दो फ्री बॉडी डायग्राम से, F इतना इधर लग रहा है तो इधर इसका कौन सा फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे पास दीवार है इस पे कौन से फोर्स लगा रही है, दो फोर्स लगा रही है, पहला वाला तो नॉर्मल वाला इस साइड में, और एक नीचे भाग रहा है ये, पर ये मूव नहीं कर रहा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.5 है, 0.5 है, मूव ये कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो जो इधर इस साइड में फ्रिक्शन लग रहा हो कितना लग जाएगा, इसके इक्वल लग जाएगा 4 न्यूटन की, चाहे तो यही से देख लो 4 न्यूटन से, या इसे देख लो 0.5 है, एन की वैल्यू कितनी है 11 है, तो 5.5 का मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, बट 4 न्यूटन का नीचे फोर्स लग रहा है तो ऊपर भी कितना लगेगा 4 न्यूटन का। तो तुम्हारे पास कितना फोर्स लगा रही है ये, देखो इस साइड में अगर ये एक्स है तो ये माइनस एक्स, माइनस का 11 आ गया, क्या आ गया माइनस का 11 आ गया, ऊपर की तरफ प्लस का आ जाएगा, तो प्लस का 4 न्यूटन, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें नहीं होगा, ये ध्यान रखना। 5.5 तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना लग सकता है, लिमिटिंग जिसको तुम बोलते हो ना एफ, लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली वैल्यू वो है 5.5। नेक्स्ट देखो, ए मैन पुश 100 न्यूटन बॉक्स ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर अपवर्ड
along a frictionless slope that makes an angle 30 degree with the horizontal. The force exerted by him is parallel to the slope. A man push a 16 Newton 100 Newton box a distance of 6 मीटर. इसको ये 6 मीटर ऊपर ले गया, ठीक है, बॉक्स को पुल करके अपवार्ड अलोंग ए फ्रिक्शनलेस स्लोप. इतना इसका वेट है, इतना इसका क्या है, वेट है बॉक्स का. कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है. तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे. एक तो हो जाएगा, ठीक है, ये वेट इधर है, ये वेट इधर है, तो इसका एक तो ये हो जाएगा. ये तुम्हारे पास थीटा है, ये वाला थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60. ये 100 तो ये कितना हो जाएगा, इधर वाला कंपोनेंट 100 cos 60 और एक कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला 100 sin 60, ठीक है. तो हमें वर्क किससे मिलेगा, ये वाले से, डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल वाले से. तो 100 इंटू cos 60 कितना है 1/2, तो ये कितना बच गया 5 न्यूटन. इस साइड में कितनी स्पीड से आने की ट्राई करेगा, कितना फोर्स लगेगा इस साइड में 50 न्यूटन. अब इसको रोकने के लिए इसको किस साइड में फोर्स लगाना पड़ेगा, उल्टी साइड में यहाँ पे. तो फोर्स कितना आ गया 50 न्यूटन उल्टी साइड के अंदर. वर्क इसको कितना करना पड़ेगा, हम सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं तो आएगा क्या नेगेटिव. फोर्स लग रहा था इस साइड के अंदर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करनी थी इस साइड में, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा एफ डॉट एक्स कर दो. एफ कितना है 50, एक्स कितना है 6, तो कितना आ जाएगा माइनस का 300, ठीक है. इसको तुम ऐसे भी कर सकते थे, द वर्क डन बाय द मैन. हम किसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हम ब्लॉक पे काम कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव आता है, ठीक है. नेक्स्ट देखो, ए सिंपल पेंडुलम इज ड्रॉन अंटिल द बॉब हैज रीजन थ्रो 0.5 मीटर एज शोन इन द फिगर. इट इज देन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट पी. इट्स स्पीड एट द लोअर पॉइंट ओ इज क्लोज टू. ओ पे इसकी स्पीड कितनी आएगी, कुछ नहीं करना, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो. ओ पे स्पीड 1/2 mv²है. वी स्पीड तुम्हारी वी थी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस पॉइंट पे 1/2 mv². लोएस्ट पे है, ठीक है, और इसी पॉइंट को हम मानते हैं इसका पोटेंशियल मैग्नेटिक क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला पॉइंट मानते हैं कि इस पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 है. तो प्लस का 0 इजिकल टू, इस पे आने के बाद रुकेगा तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई. 0.5 के ऊपर आ गया तो mgh से देखो इसकी कितनी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी 1/2 mv² इजिकल टू mgh. m से m गया, हमें क्या चाहिए वेलोसिटी. v इजिकल टू कितना आ जाएगा 2gh, इसका रूट निकालो, रूट ऑफ 2 इंटू जी 10, h की वैल्यू 0.5, तो ये कितना आ गया, इसको करोगे 1 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, 10 का रूट कितना होता है 3.1, तो आंसर कितना आ गया 3.1. जी को तुम 9.8 भी ले सकते थे, ठीक है, तो ये तुम्हारा 3 पॉइंट कुछ के अप्रोक्स आ जाता है, तो 3.1 है यहाँ पे. नेक्स्ट देखो, 4 पार्टिकल ऑफ मास m, 2m आर प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ लेंथ side L as shown in figure. The gravitational potential energy of the system is, gravitational potential energy क्या होती है माइनस g m1 m2 by डिस्टेंस, यही तो होती है. तो चारों के निकालो, ये L है, ये क्या है L है, ये L है, तो ये कितना आ जाएगा √2L, ये कितना आ जाएगा √2L, ठीक है, बस इतनी चाहिए. तो m पर निकाल लो पहले, माइनस का g, ये वाला इस पे इसके कारण निकालो, ये इस वाले पे निकालो पहले इसके कारण, जी एम लेंथ कितनी थी L. अब इस पे इसके कारण माइनस जी एम 2m, बीच में दूरी है √2L. अब इस पे इसके कारण माइनस का जी एम 2m बाई एल. अच्छा, अब इसकी बारी, इसके इन दोनों का तो हो ही गया, तो इस पे इसके कारण माइनस का जी एम 2m बाई एल. अब इस पे इसके कारण माइनस का जी एम 2m बाई √2L, ठीक है, इस पे इन दोनों के कारण आ गई. अब इस पे निकालो, इसका हो ही गया, तो इसका बच गया, तो माइनस जी एम जी 2m इंटू 2m बाई लेंथ L. अच्छा, अब ये टोटल आ गया तुम्हारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इन सब का ऐड करो, इन सब का एडिशन करो, ये जो जितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई इन सब का जब ऐड करोगे तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा C आएगा. इन सब का एडिशन करोगे तो तुम्हारे पास C आ जाएगा, ठीक है. 4.00 gram bullet traveling horizontally at this hits a 2 kg wooden block which is initially at the rest on the smooth horizontal level. The bullet stops inside the block and does not come through the speed of the block after collision. मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो. इसका मास कितना है 4 ग्राम, 4 ग्राम है, तो मैं इसको कह दूं
0.04 नहीं 0.004 ग्राम। मास इंटू वेलोसिटी कितनी है 300, प्लस इसकी वुडन बॉक्स है, इसकी वेलोसिटी मास कितना है 2, स्टार्ट में कहाँ पे है रेस्ट पे है तो 0 इजिकल टू, बाद में दोनों मिल गए तो 2 प्लस का 0.004 ये मास हो गया, वेलोसिटी भी हो गई। ठीक है, दोनों मिल गए ना। अब ये देखो इसको क्या लिखोगे 2 ही लिखोगे, 2 kg लिखोगे ना, 2v इजिकल टू, इसका ये 0 है ही, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2 0 की वजह से ये गया 3 चौके 12 1 पॉइंट कितना आ गया 2, तो v यहाँ से कितना आ गया 0.6, तो बॉक्स कितने से मूव करेगा अब 0.6 से, 0.6 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g हैज द यूनिट, इस पे इसकी यूनिट कितनी है बता दो, g m1 m2 बाय r स्क्वायर इजिकल टू तुम्हारा कितना होता है फोर्स न्यूटन, तो कितना आ गया जी तुम्हारा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, देखो कहाँ है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट देखो, द मास ऑफ ए हाइपोथेटिकल प्लैनेट इज 1/64 दैट ऑफ अर्थ, मास क्या है इसका 1/64 ऑफ एम ऑफ अर्थ है, और रेडियस क्या है 1/4 दैट ऑफ अर्थ है। इफ ए पर्सन वेट्स 600 न्यूटन ऑन अर्थ, इसका वेट कितना है 600 न्यूटन है, वेट मतलब mg, ठीक है, इसमें से m जो भी हो, ठीक है, तो वेट है तुम्हारा वो प्रोपोर्शनल, m तो कांस्टेंट रहेगा ना सब जगह, वेट कहाँ प्रोपोर्शनल होता है g के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसके लिए भी g फाइंड आउट कर लें, तो इसका उस प्लैनेट के ऊपर वेट कितना हो जाएगा, इससे g निकालो, इसके लिए g निकालो, इस प्लैनेट के लिए g कितना होता है तुम्हारा, g निकालोगे कैसे तरीका बताता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तुम्हारा mg, और टोटल फोर्स कितना होता था इतना, तो m से m गया तो g की वैल्यू कितनी आ गई gm बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए अब g निकालो, g कितना हो जाएगा, g तो कांस्टेंट है कांस्टेंट रहेगा, m की वैल्यू देखो कितनी होगी 1/64 ऑफ m, m 64 आ गया, r की वैल्यू 1/4, 1/4 स्क्वायर है तो 1/16, नीचे r ही का स्क्वायर, तो कितना बच गया 1/4 ऑफ, ये क्या है g तो है, अर्थ वाला g तो है, अर्थ वाला g, तो इसका g कितना हो गया, इसका उसका जो गुरुत्वीय त्वरण आएगा नए प्लेनेट का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना आएगा 1/4 ऑफ अर्थ वाले का 1/4 पार्ट आएगा, तो वहां पे जाने के बाद जो वेट होगा वो भी 1/4 ही हो जाएगा, तो वेट या वहां पे कितना है 600 है, तो यहाँ पे कितना है 600 है, तो वहां पे जाके कितना हो जाएगा 600/4 मतलब 150 न्यूटन का वेट होगा, 150 न्यूटन का वेट होगा। ये तुम ऐसे भी देख लो वेट कहाँ प्रोपोर्शनल करना है जी के, अगर ये क्या हो गया 1/4 हो गया तो तुम्हारा नया वेट वो होगा, वो भी इसको ऐसे देख लो वेट बाय न्यू वेट ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ बाय नए वाले का, तो वेट यहाँ पे कितना था 600 डिवाइड बाय डब्ल्यू डैश पता नहीं कितना है, जी कितना था वहां पे जी था, और जी डैश कितना है 1/4 ऑफ जी है, तो जी से जी गया, ये कितना आ गया डब्ल्यू डैश इजिकल टू 600 इंटू 1/4 150 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मास ऑफ ए प्लैनेट इज 1/10 ऑफ अर्थ, ठीक है सेम सही क्वेश्चन है, इट्स रेडियस इज हाफ दैट ऑफ अर्थ, द एस्केप स्पीड ऑन अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, द एस्केप स्पीड ऑन द प्लैनेट इज क्लोज टू, इस प्लैनेट पे एस्केप स्पीड कितनी हो जाएगी, एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है तुम्हारी अर्थ के ऊपर √2 gm/r। ठीक है, अब देखो ये तो कांस्टेंट है, या इसको क्या करो मास रेडियस दो ही चीज तो है, ठीक है कर दो, ये तो तुम्हारी अर्थ पे आ गई कितनी है 11.2 है, नई वाली देखो नई वाली कितनी आएगी 2 ऑफ, ये तो कांस्टेंट है, मास कितना है 1/10 तो m/10 लिख दो, रेडियस कितनी है पृथ्वी की रेडियस की हाफ है तो r/2, तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास 1/5 एक्स्ट्रा आ गया, 1/5 एक्स्ट्रा लेके जाओगे तो v e डैश इजिकल टू आ गया 1/√5, ये तुम्हारा v ऑफ e था ही, तो v डैश क्या आ गया तुम्हारे पास 1/√5 11.2। ठीक है, इसको सोल्व करना 11.2/√5, √5 कितना आएगा तुम्हारा 2.25 के अप्रोक्स आएगा, डिवाइड करोगे तो लगभग 5 के अप्रोक्स तुम्हारी 5 वाली वेलोसिटी आ जाएगी है ना, ये वाली अप्रोक्स आ जानी चाहिए तुम्हारी वेलोसिटी। नेक्स्ट देखो, ए सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, तो यहाँ पे फोर्स कौन सा लगता है तुम्हारा F इजिकल टू -1/r² वाला लगता है। ठीक है, K and V represent the kinetic energy and the magnitude of the potential energy of the satellite, then the ratio of K/V क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो माइनस का E होती है। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, मैंने बता दिया काइनेटिक की वैल्यू कितनी होती है, काइनेटिक की वैल्यू मत लिखो E की लिख लो, E की कितनी होती है -का K,
माइनस का के इजिकल टू के प्लस का यू, या फिर कह दो माइनस का 2k इजिकल टू यू। मैग्नीट्यूड की बात करो तो के तुम्हें क्या चाहिए, के बाई वी चाहिए ना, के बाई वी चाहिए, वी क्या है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, के बाई वी इजिकल टू कितना आ जाएगा 1/2, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 1/2, मैग्नीट्यूड चाहिए था। नेक्स्ट देखो, 4 पार्टिकल ऑफ मास m, 3m, m, 2m, 3m and 4m are placed at the corner of a square of side 20 cm, 20 सेंटीमीटर की साइड है, ये 20 है तो ये होगी 10, ये 10, ये 10, ये सारी 10 10 होगी, ठीक है। द कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन द फिगर, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज, सेंटर ऑफ मास वाला सिस्टम क्या होता है, टोटल मास इनटू RCM वेक्टर, इसके कोऑर्डिनेट इजिकल टू समेशन ऑफ प्रत्येक का मास और उसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। कर दो, टोटल मास कितना हो गया 2 4 6 3 9 1 10, तो 10m इंटू RCM हमें नहीं पता कितना है, ये तो निकालना है। अब प्रत्येक कोऑर्डिनेट और उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, ये कितना था 2m था, ठीक है। वैल्यू कितनी है, इधर भी 10 चले इधर भी 10 चले, तो 10i कैप प्लस 10j कैप। सेकंड देखो ये कितना है 3m, इसके लिए कितना चले हैं, x में चले हैं 10, y में चले हैं -10, x में चले हैं 10, y में चले हैं माइनस का 10, ठीक है। प्लस इसकी बात करें तो ये 4 है तो 4m, इसके लिए कितना चले हैं, x में चले हैं -10, y में -10, -10, ठीक है। और बात करें इसकी तो ये m हो गया, ठीक है। इसके लिए कितना चले हैं, x में माइनस चले हैं, y में प्लस चले हैं, x में चले हैं -10 और y में चले हैं प्लस का 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करोगे तुम, ठीक है, तो तुम्हारे पास इसको सॉल्व करोगे, कर लोगे, i की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो m काट दो, सबसे m सबसे काट दो, काट दिया। अब कॉमन लो, RCM इंटू 10 R वेक्टर इजिकल टू आई कैप का मल्टीपल क्या आ रहा है, देखो 10 दूने 20, इधर 10 दिए 30, इधर -10 तो 40, इधर माइनस का 10, काटो 50 50, तो आई वाला तो क्या आ गया 0, मतलब आई वाले में है ही नहीं डिस्प्लेसमेंट, तो आई कहाँ है तुम्हारे पास, एक्स वाला क्या है 0, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया सी। वाई के लिए भी कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा -4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसी द एंगुलर स्पीड ऑफ ए मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 600 राउंड पर मिनट टू 2400 राउंड पर मिनट इन 12 सेकेंड, ठीक है। ये राउंड पर मिनट है और ये 12 सेकेंड है, तो इनको पहले तो चेंज करो, तुम्हारी जो v इनिशियल है या फिर u बोल दो इसको, u कितनी है 600 राउंड पर मिनट, ठीक है। 600 एक राउंड में, रेडियन में चेंज करें, एक राउंड में कितने रेडियन होते हैं 2 पाई रेडियन, मिनट को चेंज करो सेकंड में, एक मिनट में कितने होते हैं 60, तो यहाँ से काटोगे तो कितना आ गया 10 इंटू 2 पाई, तो कितना आ गया 20 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गई तुम्हारे पास u, v कितना आ गया बाद में कितनी होगी 2400 इंटू 2 पाई बाई 60, 0 से 0 गया, ये आ गया तुम्हारे पास 6 चौके 24 20 80 पाई रेडियन पर सेकेंड, बाद में ये हो गया, ठीक है। इफ द एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन द व्हील मेक्स ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। पहले तो एंगुलर एक्सीलरेशन निकालो, क्या आ जाएगा फाइनल माइनस का इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, फाइनल कितना था 80 पाई, इनिशियल कितना था 20 पाई, टाइम कितना था 12, तो कितना आ गया 60 पाई बाई का 12, तो कितना आ गया 5 पाई, ठीक है। 5 पाई आ गया। अब इससे देखो कि इसने एंगुलर के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, एस बराबर क्या होता है यूटी, यू इंटू टी प्लस हाफ 80 अल्फा आ जाएगा टी स्क्वायर, यू कितना था इनिशियली कितना था 20 पाई, टी कितना था 12 सेकेंड प्लस हाफ, अल्फा कितना था 5 पाई, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर 12 इंटू 12 इसका स्क्वायर, इसको सोल्व करो, इसको क्या करो सोल्व करो, कितना आएगा 12 दूने 24 240 पाई, तो ये आ गया, ठीक है। इसको सोल्व करो, ये कितना है 12, तो यहाँ से 12 इंटू 12 है तो 12 इंटू 6 बचेगा ना, 12 6 72, 72 इंटू 5, तो पाई तो एक बच गया, 72 इंटू 5 करोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास 5 दूने 10 का 0, आंसर मिली 1, 5 7 35 1 36, 360 पाई एक हो गया, तो कितना हो गया पाई कितना हो गया 0, 6 4 10, 3 2 5 1 6, 600 पाई हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई टोटल 600 पाई, ठीक है। राउंड कितने लग गए, ठीक है, एक राउंड में कितना पाई होता है 2 पाई, तो n राउंड लगे तो n इंटू 2 पाई इजिकल टू 600 पाई,
या फिर n इजिकल टू कितना आ गया तुम्हारे पास, पाई से पाई गया, 2 का इसमें डिवाइड करोगे तो क्या आ गया 300। तो कितने राउंड लग गए, 300 राउंड लग गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए बॉल इज हेल्ड एट ए हाइट h above a floor, it is released and falls to the floor, the graph that depicts the variations of the mechanical energy of the ball with height h of the ball। सबसे पहले बात देखो, मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है, जो टोटल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमेशा कंजर्व रहती है। जैसे जैसे बॉल नीचे आएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, बट याद रहे टोटल एनर्जी क्या रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी जो हमेशा कंजर्व रहेगी, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 4 मीटर पर सेकंड आई कैप वेग से गतिमान 0.05 केजी द्रव्यमान की कोई गेंद क्षैतिज चिकनी मेज पर विराम में रखी 10 केजी द्रव्यमान की किसी अन्य वेग से गेंद से टकराती है, यदि संघट प्रत्यास्थ है तो संघट के पश्चात 0.05 केजी द्रव्यमान की गेंद का वेग है। इस वेलोसिटी से कोई बॉल आ रही है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये सिंपल सा केस देखो, इतने वेलोसिटी से कोई गेंद आ रही है जिसका द्रव्यमान है इतना, और इधर कितना द्रव्यमान है 10 केजी, ये बहुत बड़ा द्रव्यमान है, बहुत बड़ा, ये छोटा सा है, तो होगा क्या, आने के बाद ये इसी वेलोसिटी वापस लौट जाएगी, ठीक है, 50% का केस है। तो ये तुम मुझसे देख सकते हो, जो तुम्हारा V2 निकालने का फॉर्मूला होता है ना, V2 V1 वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, वहां से पुट करोगे तुम्हारे पास ये कितने आ जाएगा, -4 ये आ जाएगा, जिस वेग से आएगी उसी से निकल जाएगी। जैसे कि हम जाके दीवार को टक्कर मारें तो हमें उतनी वेलोसिटी वापस आ जाएंगे जितनी वेलोसिटी से हम गए थे, क्यों, क्योंकि हमारा मास उसकी तुलना में बहुत कम है, इसका मास इसकी तुलना में बहुत कम है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वापस आने की, इतनी -4 मीटर पर सेकेंड। आई कैप है ना, आई कैप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोई कण ए पार्टिकल इज अटैच्ड टू ए लाइट स्प्रिंग एंड रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ए टेबल, ऐसा कुछ सिस्टम है, ठीक है। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच्ड टू ए रिजिड वॉल वन एंड ऑफ द टेबल, द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज x इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0 पे तुम्हारे पास है, ठीक है। द पार्टिकल इज मूव्ड फ्रॉम कोऑर्डिनेट xi टू xf, पार्टिकल कहां कर रहा है, मूव कर रहा है xi से xf में मूव कर रहा है। द वर्क डन बाय द स्प्रिंग, वर्क डन बाय द स्प्रिंग, स्प्रिंग कितना काम कर रही है, स्प्रिंग काम कब करेगी, मतलब चीजें स्प्रिंग खींचेगी, जब तुमने उसको दूर ले जाके छोड़ दिया, अब वो अपने आप जा रही है ना अंदर, तो वो काम कौन कर रही है, वो काम स्प्रिंग कर रही है, ठीक है। पॉजिटिव कैसे होगा वो काम जब वो स्प्रिंग काम कब करेगी, जब तुम उसको अधिक स्ट्रेच कर दोगे तो वो खुद से जाएगी तब, ठीक है, या अधिक कॉम्प्रेक्स कर दोगे तो वो खुद से भागेगी, तो स्प्रिंग काम कर रही है, ठीक है। सबसे पहले देखो xi इजिकल टू 1 से -3 में चला गया, 1 से मतलब यहां से लेकर के कहां चला गया, -3 में, पॉसिबल ही नहीं है, जितना उसको 1 इधर खींचोगे तो ये 1 तक यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इसे आगे नहीं जा सकता। तो पहला ऑप्शन, सारे ऑप्शन देखो -3 से -1 में, ये वाला पहला वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, -3 से -1 इधर खींचा, -3 तक ले आई, तो अब ये खुद से लेके जाएगी इसको यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ भी बीच में ये -1 पे भी आएगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने का काम भी किसने किया है, स्प्रिंग ने किया है, तो ये वर्क किसने किया, स्प्रिंग ने किया, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। थर्ड देखो, 1 से 3 पे लेके गई, 1 से यहाँ तक लेके आई, अब स्प्रिंग इसको आगे अपने आप ले जाएगी, नहीं लेके जाएगी, तो ये भी गलत है। xi इजिकल टू -1, xi इजिकल टू -1 है, xf इजिकल टू -3, कि तुमने इसको इतना कंप्रेस कर दिया तो ये आगे अपने आप कंप्रेस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, तो उसके अंदर ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए BOB ऑफ मास m is suspended by a light string of length l, it is imparted a horizontal velocity v0 at the lowest point a such that it completes only a semicircular path in the vertical plane with the string becoming slack only on reaching the topmost point C। इस पे पहुंचने के बाद वो क्या हो रहा है, उसका टेंशन खत्म हो रहा है, वो नीचे गिर जा रहा है, ठीक है, एज और इन द फिगर। द वैल्यू ऑफ द V नोट इज कितनी होगी, इस पे वेलोसिटी तुम्हारी V है, तो लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन, इस पे वेलोसिटी कितनी है V, तो इस पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी इस पे 0, अब ये जब मूव करेगा यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जानी चाहिए 0, टेंशन भी 0, तो वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये R है, ये कितना होगा 2R, तो mgh, h की वैल्यू 2R है, तो mg 2R इजिकल टू 1/2 mv², m से m गया, ठीक है, तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, v² इजिकल टू कितना आ जाएगा 4gr, या v इजिकल टू कितना आ जाएगा √4gr,
v इक्वल टू कितना आ गया, रूट ऑफ 4gr। अगर इसकी लंबाई l है तो 4gl आ गया, डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारे पास क्या है, ए 10 kg ब्लॉक एंड 2 kg ब्लॉक आर कनेक्टेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग एंड दैट passes over a frictionless pulley as shown in the figure. The oscillation of the system when release is, सिस्टम को तुम जैसे छोड़ोगे तो होगा क्या, जो 2 kg वाला ये ब्लॉक है तुम्हारे पास, ठीक है, और इधर है तुम्हारे पास 10 kg वाला ब्लॉक, ठीक है, तो सिस्टम भागेगा तुम्हारा नीचे, सिस्टम भागेगा तुम्हारा नीचे, है ना। अब इसको नीचे फोर्स कितना लग रहा है इस पे, 10 kg इंटू 10, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10, नीचे लग रहा है इतना, ऊपर कितना लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा ऊपर, ठीक है, और छोड़ोगे तो ये कम है, ही ज्यादा है, तो नीचे की तरफ लगेगा, तो एक्सेलरेशन इसमें कौन सा आएगा कि नीचे ए वाला आएगा, ठीक है, तो नीचे एक्सेलरेशन की वजह से कौन कितना लगेगा, 10 इंटू का ए, इसमें अब ये ऊपर भागेगा, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, टेंशन भी इसमें ऊपर की तरफ ही होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से नीचे फोर्स लग रहा होगा 2 इंटू का 10, ठीक है। तो अब पहले देखो इसके अंदर जो ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो कितना लग रहा है, 2 इंटू एफ इजिकल टू एम ए, 2a लग रहा है, ये नीचे कितना लगना था, 2 इंटू 10 20, ऊपर कितना, ऊपर लग रहा है, मतलब टेंशन क्या है इसमें ज्यादा है, तो t माइनस का 20, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इसके अंदर देखो इसमें कहाँ भाग रहा है, नीचे भाग रहा है, नीचे भाग रहा है मतलब ये a वाला ज्यादा है, तो 10 बैलेंस देखोगे तो नीचे कितना नीचे जा रहा है, 10a, ठीक है, 10a से नीचे लेके जा रहा है, ये कैसे कौन लेके जा रहा है इसको, ये ग्रेविटेशन नीचे जा रहा है, ठीक है, तो 10a इजिकल टू 10 इंटू 10 100 माइनस का t, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया 12a इजिकल टू, इससे आ गया 80, कितना 80, a इजिकल टू 80 बाय का 12, या मैं कह दूं 80 को क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 10, 10 क्या था वहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन, तो कितना आ गया 8g बाय का 12, 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूने 8, 4 3 12, 2/3g, तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, ABCD gives velocity time graph of 4 objects moving along a straight line during the same time interval 0 to ts, in which case the object change its direction during the motion. जब ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज करेगा उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, कहीं भी जीरो है नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसमें है, यहाँ पे जीरो है, तो डायरेक्शन कहाँ चेंज हुई है, डी के अंदर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, a particle is projected horizontally with a speed of 5 meter per second from the top of a plane, the plane is inclined at angle of 45 degree with the horizontal, ठीक है, तो तुम्हारा प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, यहाँ से तुमने पार्टिकल फेंक दिया है, ठीक है, अब पार्टिकल जब यहाँ से फेंकोगे, द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन एट द डिस्टेंस डी, ये जो पार्टिकल है तुम्हारा आके इस पे कितने पे टकरा रहा है, इस डी डिस्टेंस पे टकरा रहा है, ठीक है, तो तुम्हें ये डिस्टेंस डी बतानी है। सबसे पहले देखो, अब जब तुम ऐसे फेंकते हो तो ग्रेविटेशन का ओनली वाई कंपोनेंट होता है, बट यहाँ पे ग्रेविटेशन का कौन सा कंपोनेंट है, नीचे है, तो अगर मैं इसको मान लूँ एक्स एक्सेस और इसको मान लूँ वाई एक्सेस, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 45 डिग्री है, ठीक है, तो ग्रेविटेशन के कौन से कंपोनेंट आएंगे बताओ, ये आएगा तुम्हारे पास जी जी कोस ये वाला एंगल, ठीक है, ये भी 45 ये भी 45, तो जी कोस 45, तो जी ऑफ एक्स कितना आ गया तुम्हारे पास, जी कोस 45, ठीक है, और जी वाई कितना आ जाएगा, वो इधर आएगा जी साइन 45, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर माइनस का जी कोस 45, व्यू से बोल सकते हैं क्योंकि 45 डिग्री है, तो ये कितना आ गया माइनस का जी बाय रूट 2, और ये भी कितना आ गया जी बाय रूट 2, ठीक है। अब देखो थोड़े टाइम बाद ये यहाँ आके टकरा जाएगा ना, जिस टाइम पे टकरा जाएगा वो टाइम निकालते हैं, ठीक है, वेलोसिटी v है तो उसके कंपोनेंट निकाल सकते हो, वी वाई वी एक्स सीधे ही तुम निकाल सकते हो, वी एक्स क्या हो जाएगा 5 इंटू कोस 45, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू साइन 45, ठीक है, 5 बाई रूट 2 और 5 बाई रूट 2। अब देखो जिस टाइम पे इधर आके टकराएगा y कंपोनेंट से इसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, मतलब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जीरो, तो एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ y डायरेक्शन के अंदर, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी जीरो, वेलोसिटी कितनी थी यू वाई थी ना, यू वाई थी स्टार्ट में, वेलोसिटी कितनी थी y डायरेक्शन वाली ये रही, तो 5 बाई रूट टी, ठीक है, t कितना है, टाइम कितना लिया, t ले लिया मान लीजिए 1/2, ये देखो एक्सेलरेशन कितना है y डायरेक्शन, नेगेटिव के अंदर माइनस का g बाई रूट 2, माइनस के अंदर g बाई रूट 2 इंटू टी स्क्वायर, इससे t की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल, और हाफ से हाफ चला गया, और एक t से एक t चला गया, 2 से इस g को काटोगे तो 10 है तो 5 आ जाएगा,
तो टी कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 1 सेकेंड, ठीक है, टी आ गया तुम्हारे पास 1 सेकेंड। तो अब देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी कवर होगी t1 सेकेंड के अंदर, एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यू एक्स देखो 5/√2, ठीक है, टी टाइम कितना है 1 प्लस 1/2, ए एक्स कितना था g/√2, g/√2 इंटू टी स्क्वायर 1। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा ये 10 था, 10 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 5, 5 प्लस 5 10/√2 मतलब 10/1.414। तो तुम्हारे पास डिस्टेंस कितनी कवर आ गई है, ये आ गई तुम्हारे पास 7.1। 10 के अंदर 1.414 का डिवाइड करना, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 7.1 मीटर, ठीक है। इस तरीके से हमने जो ये KVS PGT का आपका PYQ था, ठीक है, इसके जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए। इससे पहले वाले 50 क्वेश्चन है वो भी तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है, इसी चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा बात करें और जो KVS PGT का बैच चल रहा था, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है, सारा सिलेबस उसके अंदर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, टेस्ट चल रहे हैं अभी उसके अंदर। और बात करें न्यू बैचेस की तो CSIR नेट, ठीक है, CSIR नेट और IIT जैम, इनके लिए फिजिक्स तड़का के डिकोडेड बैच चल रहे हैं, ठीक है। वो आप ऐप या फिर वेबसाइट कहीं से भी विजिट करके बाय कर सकते हैं, ठीक है। और अब बात करें, और अभी एक नया बैच भी लॉन्च होगा, जल्दी ही लॉन्च होगा RPSC स्कूल लेक्चरर के लिए भी, ठीक है, जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी न्यू बैच लॉन्च होगा, ठीक है। अगर तुम्हें क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर, मेल ID, वेबसाइट, ठीक है, सबके लिंक्स हैं, उन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।